द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप जरूर देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिए। जो फ्रेडरिक शोरियू के द्वारा बनाया गया चित्र था, उसका बहुत अच्छा विश्लेषण उसमें किया हुआ है। हर पॉइंट दर पॉइंट हमने उसमें विश्लेषण किए हैं। आज हम इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से इस चैप्टर वास्तव में शुरू होता है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और मेन पार्ट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप क्लास 9th में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9 का, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद की बातें की गई थी। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि नेशनलिज्म वो भावना होती है जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम को दिखाया जाता है, लव टुवर्ड्स द नेशनलिज्म। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही लोग देश प्रेम की भावना सीखे। उससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्रेम को अभिव्यक्त किया है। भगवान श्री राम ने जब श्रीलंका वो गए, रावण को उन्होंने मारा, तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा था कि भैया क्यों न इस सोने की लंका में ही रहा जाए, क्योंकि अब तो ये हमारा है, हम लंका को जीत चुके हैं, तो इस लंका में ही क्यों न रहा जाए। तो देखिए, देश प्रेम की सबसे बढ़िया उदाहरण आपको रामायण में मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं, अपि स्वर्णादपि लंका नामी लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, भले ही ये लंका सोने की बनी हो, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से बढ़कर है। तो भगवान राम ने जिस तरह से राष्ट्रभक्ति या देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया था, उससे स्पष्ट है कि ये पहली एक्सप्रेशन नहीं थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। खैर, जो भी हो, अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है कि सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की भावना को अभिव्यक्त किसी रिवॉल्यूशन के माध्यम से किया गया था, तो वो नेशनलिज्म था। हम इस वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उस तथ्य को, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसको एक तरह से हम उसको दोहराने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्ट के रिजीम में जो फ्रांस में हुआ उसकी चर्चा करेंगे, और फिर हम देखेंगे किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद की भावना को समूचे यूरोप में फैलाया। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेप था, स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल के माध्यम से जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी लोगों थे, उन्होंने देश प्रेम की भावना लोगों में भरी थी। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो भावना थी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो नारा था, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को दर्शाता था। यानी फ्रांस में रहने वाले सभी लोग एक हैं। और मैं बता दूं कि फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा के रूप में वहाँ पर मान्यता दी गई। फ्रेंच भाषा को फ्रांस का एकमात्र भाषा बनाया गया। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको हटाए गए थे, और फ्रांस के सभी लोगों में एकता की भावना को भरने का प्रयास किया गया था। आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लॉ शिट्यून्स। लॉ पैट्री मतलब पिता की भूमि, और ली शिट्यून मतलब नागरिक। देखिए, हमारे देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में पर्सोनिफिकेशन, यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, उनमें एक मानव स्वरूप को दर्शाने का एक परंपरा सा रहा है। तो इस तरह से पितृभूमि या मातृभूमि के नाम से हम इसको दर्शाते हैं, और जो देश के नागरिक होते हैं, इन दोनों भावनाओं को बढ़ा गया। हम अपने भारत के बारे में अगर बात करें तो इसको मातृभूमि कहा जाता है, और फ्रांस में इसको पितृभूमि कहा गया। और जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, उन सब में एकता की भावना को भरने के लिए
इस आइडिया को वहाँ पर अडॉप्ट किया गया। द फ्रेंच न्यू फ्रेंच फ्लैग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो राजा के वहाँ पर झंडे थे, हर देश का एक अपना झंडा होता है, तो इस तरह से फ्रेंच मोनार्की में जो झंडा था उसको हटा करके एक ट्री कलर को अपनाया गया। तिरंगा जो फ्रांस का था, आपने उस भी देखा था कि जो फ्रांस के लोग जब स्वतंत्रता की देवी के पास से गुजर रहे थे तो उनके हाथ में एक तिरंगा झंडा होता था। तो तिरंगा झंडा जो था वो नए फ्रांस को प्रतिनिधित्व करता था। से स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली 5 मई 1789 ईस्वी को। 5 मई 1789 से पहले जो फ्रांस का पार्लियामेंट हुआ करता था उसको जनरल असेंबली कहा जाता था। और लुई 16वां, आपको याद होगा कि 5 मई 1789 ईस्वी को जनरल असेंबली की बैठक बुलाई थी मुद्दे पर, टैक्स बढ़ाने के मुद्दे पर जब वोटिंग हो रही थी। उस समय जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वो पुरानी परंपरा के अनुसार, यानी हर वर्ग के, मैं थोड़ा सा इसकी कहानी आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। जो 5 मई 1789 ईस्वी को वर्सलीज के पैलेस में जनरल असेंबली का बैठक बुलाया गया था। स्टेट जनरल का जो बैठक बुलाया गया था उसमें 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट से, 300 मेंबर सेकेंड स्टेट से और 600 मेंबर जो थे वो थर्ड स्टेट से थे। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को आमने सामने बिठाया गया और 600 जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें पीछे बिठाया गया। इस असेंबली को बुलाने का उद्देश्य था कि लुई 16वां टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल पास करवाना चाहता था और बिना जनरल असेंबली के अप्रूवल के वहाँ पर यह संभव नहीं था कि फ्रांस में कि राजा अपनी मर्जी से टैक्स को बढ़ा दे। इसके लिए उसको बैठक बुलाना मजबूरी थी लुई 16वां को। तो जब वोटिंग की बारी आई तो वोटिंग में राजा जो चाहता था कि पहले की तरह, देखिए पहले क्या होता था कि भले ही 300 आदमी हों या 600 आदमी थे, हर वर्ग को एक ही वोट देने का अधिकार था। 300 आदमी का 300 वोट नहीं काउंट होता था। तो फर्स्ट स्टेट के पास भी एक वोट थे, सेकेंड स्टेट के पास भी एक वोट थे और थर्ड स्टेट के पास भी एक वोट थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को के जो लोग थे उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग भरते थे। तो इस तरह से अगर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट अगर वोट दे देते थे टैक्स बढ़ाने के लिए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। सारा बोझ जो था वो थर्ड स्टेट पर चला जाता था और थर्ड स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट था। इसलिए थर्ड स्टेट का जो प्रपोजल था वो राजा का जो प्रपोजल था वो पास हो जाता था। लेकिन अब चूंकि मिडिल वर्ग जो था वो शिक्षित हो चुका था, अवेयर हो चुका था, रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे लोगों के विचारों से प्रभावित था। तो अब इनका कहना था कि नहीं, अब पुराने मेथड से वोटिंग नहीं हो, वोटिंग के लिए जो पैटर्न हो वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रतिनिधि को एक वोट देने का अधिकार मिले और उसका एक वोट काउंट हो। अब देखिए अगर इस तरह से अगर वहाँ पर वोटिंग होती है तो 600 वोट इनका हो जाता और उन दोनों को मिला करके भी 600 वोट होते। ऐसे में राजा का प्रस्ताव जो था, प्रपोजल जो था वो फेल्ड हो सकता था, वो रिजेक्टेड हो सकता था। इसलिए राजा ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना और तब थर्ड स्टेट के लोग नाराज होकर के वहाँ से निकल गए और फिर जो वहाँ पर एक टेनिस कोर्ट था फ्रांस में, वहाँ पर जा करके उन्होंने जनरल असेंबली के जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे उन्होंने सभा की। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से 14 जुलाई 1789 को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके आधार पर फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और किस तरह से राजा को संविधान के अंतर्गत आना पड़ा और एक इलेक्टेड बॉडी जो नेशनल असेंबली कहलाती थी वो फंक्शन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि फ्रांस में इस 1791 के बाद क्या हुआ। थोड़ा सा मैं बता दूं, 1791 के बाद 1793 तक की जो स्थिति रही वो फ्रांस में एक
रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की रही, जिसका नेतृत्व तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर करता था, आप पढ़ चुके हैं, जिसके शासनकाल को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। और वह एक तरह से डिक्टेटरशिप से भी खराब आतंक का युग था। और कुछ समय के 1 साल के अंदर ही उस सरकारी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का भी पतन हो गया और फिर वहाँ पर एक डिक्टेटरी शासन आया। डिक्टेटरी शासन में 5 लोग जो डायरेक्टर हुआ करते थे डायरेक्टरी शासन में, और वो पांचों मिलकर के शासन करते थे। लेकिन जो डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टरी जो थी, उनका नेशनल असेंबली से ज़्यादा बनाव नहीं रहता था और बात बात पर वहाँ पर क्लैश होते रहता था, जिसके कारण ये शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई थी। और उसी का लाभ उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट इन व्यवस्थाओं को समाप्त करके वहाँ का भाग्य विधाता बन जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह से 1799 से लेकर के 1815 ईस्वी तक फ्रांस में शासन किया, उसके बारे में पूरी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।